जय हिंद। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें हमने एक शिफ्ट तो कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। डेट वही है 14/11/2023 की। 14/11/2023 की तारीख है जो सेकंड शिफ्ट की है। 12 बजे से जो 1:30 बजे तक चली थी वही अपना दिल्ली पुलिस का एक पेपर सेट है भाई ये। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से खालिस्तान भाषा में लिखा गया था। तो ये प्यारे साथियों तमिल भाषा में लिखा गया था। ये लिखा गया था तमिल भाषा में। लिखा गया था ये तमिल भाषा में। ये लिखा गया था तमिल भाषा में। एक बार मैं इसका कलर अच्छा है ले लेता हूँ। ये लिखा गया था तमिल भाषा में। तमिल भाषा। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, शिल्पाधिकारम इंगालों के द्वारा लिखा गया था तमिल भाषा में और दक्षिण भारत से संबंधित है। यह इसका जो इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। कहाँ चला जाता है? समझना, शिल्पाधिकारम का अर्थ होता है पायल की कहानियां। शिल्पाधिकारम का अर्थ होता है पायल की कहानियां। पायल की कहानियां। पायल की कहानियां। शिल्पाधिकारम का अर्थ है पायल की कहानियां। इसे इंगालो अडिगल नामक कवि संत ने लगभग सेकंड शताब्दी में ईसा पूर्व में इसे लिखा गया था। यह संगम साहित्य का हिस्सा है। तमिल भाषा के सबसे प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। यह महाकाव्य तमिलनाडु की संस्कृति, समाज, धर्म और राजनीति का सुंदर चित्रण करता है। इसमें एक महिला कणगी की कथाएं हैं। प्यारे साथियों, इसमें एक महिला की कथा है जिस महिला का नाम कणगी था। महिला कणगी की कहानी है जो अपने पति को न्याय दिलाने के लिए पांड्य राजा से भिड़ती है। यह महाकाव्य नारी शक्ति, नैतिकता, न्याय पर आधारित है। प्यारे साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस में हर बार बदलाव देखने को मिलता है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कहीं पे भी आपको किसी भी सिलेबस में देखने को नहीं मिलते। यहां से भी क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बन सकता है कि ऐसा कौन सा महाकाव्य है जो नारी शक्ति, नैतिकता, न्याय पर आधारित हो। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिल्पाधिकारम। प्यारे साथियों, इसके अलावा कुछ और भी देखना। शिल्पाधिकारम के जो रचयिता है वो इलांगो अडिगल है। यह किस भाषा में लिखा गया? तो तमिल भाषा में। यह किस साहित्य का हिस्सा था? तो संगम साहित्य का। और किस इसमें जो प्रमुख न्यायिका है, न्यायिका का नाम कणगी है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों। उच्च न्यायालय के उपलब्ध में जब जब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो, ऐसी कंडीशन में जो हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियर जज होता है उस सीनियर जज की उपलब्धता में राज्यपाल शपथ लेता है। प्यारे साथियों, राज्यपाल के बारे में मैं आपको मैंने पिछली क्लासों में भी आपको बताया है। पिछली क्लास में भी हमने राज्यपाल के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल की थी। यहाँ पे भी समय को बचाने के उसमें हमने ये सब कुछ टाइप करवा दिया है। वैसे मैं ये सब कुछ लिख कर आपको बताता था, आपने पिछली क्लास देखी होगी। तो यहाँ पर समझना, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो यह दायित्व उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश का होता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 159 में है। पहले साथियों, मैं यहाँ पर राज्यपाल के बारे में बता देता हूँ आपको। जो राज्यपाल है, राज्यपाल ये भाग 6 के अंतर्गत आता है। भाग 6 के अंतर्गत प्यारे साथियों अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक भाग 6 में ही शामिल होते हैं। यह पद प्यारे साथियों हमने कनाडा से लिया है। यह पद हमने कहाँ से लिया है? तो हमने यह पद कनाडा से लिया है। राज्यपाल का जो पद है यह अनुच्छेद 153 में है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 में
अनुच्छेद 155 के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के द्वारा, अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन देखा था कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल अपना एक अध्यादेश जारी करता है, सॉरी अध्यादेश नहीं, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक पर साइन करता है, सिग्नेचर करता है। तो विधेयक के ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं उनके ऊपर राज्यपाल के जो अधिकार हैं अनुच्छेद 200 के तहत है। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जैसे राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत करता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल करता है अनुच्छेद 213 के तहत। इसके अलावा राज्यपाल की शपथ हमने यहाँ पर देखी, अनुच्छेद 159 में है। राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल यहाँ पर अनुच्छेद 156 में है। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है। और शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो ना हो तो यह दायित्व वरिष्ठतम न्यायाधीश का हो जाता है। कनाडा से प्यारे साथियों हमने ये पद लिया है। वैसे ये पद हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी यह पद हमने कनाडा से ही लिया था, इसलिए हमारा राइट आंसर कनाडा होता है। यहाँ पे भाग 6 के अंतर्गत, भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक कंप्लीट अनुच्छेद भाग 6 के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उसकी अनुपस्थिति में कौन दिलाता है? तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये दोबारा ले, यह प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 159 में। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के खालिस्तान अक्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं, जब भारत सरकार का किसी दूसरे राज्य के साथ कोई विवाद हो या एक राज्य का किसी अन्य राज्य के साथ विवाद हो, ऐसे मामलों का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। और इन मामलों के निपटारे में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 131 के तहत कुछ अक्षेत्राधिकार प्राप्त है। उस अक्षेत्राधिकार का यहाँ पे नाम है अन्ययन मूल अधिकार। मूल अधिकारिता में शामिल होते हैं मूल अधिकारिता, अन्ययन मूल, जिसे हम मूल अधिकारिता के नाम से जानते हैं। मूल अधिकारिता अनुच्छेद 131 में इनको लिखा गया है। आइए जानते हैं साथियों इसके बारे में कुछ और जानकारी, जान लेते हैं हम। तो यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 131 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे विवादों पर मूल अधिकारिता प्राप्त होती है। मूल अधिकारिता ऐसे अधिकार को बोलते हैं प्यारे साथियों जो अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, इसका अर्थ है कि इन मामलों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, न किसी अन्य निचले अदालतों में होता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी नहीं करता। ऐसे विवादों में शामिल हो सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। यह भारतीय संघीय व्यवस्था को संतुलित रखने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है। अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ जानकारी दी गई है प्यारे साथियों। मैं आपको बता दूं, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है यह 26 जनवरी, यहाँ पे गलत लिख रहा है, 28 जनवरी यहाँ पे 26 जनवरी नहीं है। भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, पहले CJI, उनका नाम H.J. कानिया था। H.J. कानिया, जिनका पूरा नाम है हीरालाल जे कानिया। प्यारे साथियों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होता है,
ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आपसे कभी भी पूछ ले राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब मुद्दा ये है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को शपथ लेकर गद्दी पर बैठा था, जबकि भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो ऐसी सिचुएशन में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को शपथ किस सीजीआई ने या फिर किसने दिलाई होगी, ये शपथ किसने दिलाई होगी, ये मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों। सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऐसी सिचुएशन में जो हमारे एच.जे. कानिया थे, हीरालाल जे कानिया, इससे पहले मैं एक छोटी ही बात आपको बता दूं, 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। फेडरल कोर्ट 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। फेडरल कोर्ट में प्यारे साथियों जो जज थे उनमें से एक जज भारतीय जज था, एक जज भारतीय जज था जिसका नाम था एच.जे. कानिया। एक जज भारतीय जज था जिसका नाम था एच.जे. कानिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की या फिर मैं बोलूं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता है, वो योग्यता यहां से गुजर के आती है कि वो व्यक्ति कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज हो या फिर 10 सालों से कहीं पर एडवोकेट के तौर पर कार्य कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति को ही हम सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हमारा 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, लेकिन ऐसी योग्यता रखने वाला भारतीय व्यक्ति एच.जे. कानिया ही था। इसलिए ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि एच.जे. कानिया को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। इसलिए उसकी स्थापना, उसका गठन होने से पहले ही इन्होंने ही हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनने की शपथ दिलाई थी। तो पहला मुख्य न्यायाधीश हमारा एच.जे. कानिया है। 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी पहले सुप्रीम कोर्ट की, और कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। उम्मीद है आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो ये था 3 भागों में। हड़प्पा, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता से ये क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता जिसका टाइम पीरियड 2500 BC टू 1750 BC माना जाता है। वैसे टाइम पीरियड अलग अलग लिखा जाता है प्यारे साथियों, को 2350 से 1750 बता देता है। ये ऑथेंटिक है, आप इसको लगभग, क्योंकि अभी तक किसी भी एग्जाम में समय से तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। हड़प्पा का कार्यकाल था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। हड़प्पा के जो खोज करता है वो दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी, हड़प्पा के जो खोज करता है वो दयाराम साहनी है। इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानकारियां हम देख लेते हैं यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझना प्यारे साथियों। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक फली फूली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 नगरों में बटे थे। शुरुआत में प्यारे साथियों इन 2 नगरों की खोज हुई थी। वैसे हमें पता है कि 2700 प्लस यहाँ पर नगर खोजे गए हैं। हमें यह भी पता है कि सबसे जो पुराना स्थल है वो हरियाणा के अंदर मिला है। हरियाणा के अंदर उसका नाम है बीरडाना, जो हरियाणा के अंदर मिला है। सबसे पुराना स्थल है प्यारे साथियों, सबसे पुराना स्थल। और सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा जाए तो वो बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, भारत में बड़ा नगर, तो उसका नाम राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। भारत के अंदर सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। वैसे पूरी हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। पूरी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। पूरी सभ्यता में। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तर में बात करूं तो मांडा है सबसे उत्तर में। पूर्व में बात करूं तो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर।
और यहाँ पे दक्षिण में देमाबाद दक्षिण में देमाबाद और पश्चिम में सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर पश्चिम में है सुतकांगेडोर। यहाँ दो प्यारे साथियों समझना, हड़प्पा सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी, एक ऊंचा टीला होता था, एक नीचा टीला। यहाँ पे पूछा जाता ऊंचा टीला किसके लिए, यहाँ राजा पुजारी और उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और निचला जो टीला था या निचला नगर था, निचला स्तर था, यहाँ सामान्य नागरिक रहते थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि मजदूर वगैरह रहते थे। नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह दुनिया की पहली संगठित सभ्यता थी। इसके समकालीन प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता बताई जाती है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और महान स्नानागार कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो से ही मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद है आपको सारी जानकारी अच्छी लग रही होगी प्यारे साथियों। अगर आप कंप्लीट जो सभी शिफ्टों का एनालिसिस हम कर रहे हैं, अगर आप बिना किसी कहीं से भी पढ़े केवल ये कंसेप्ट, ये शिफ्टों का कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो कंप्लीट तैयारी बिना किसी झिझक के आपकी हो जाएगी। जीएस में प्यारे साथियों वैसे तो स्कोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस हिसाब से, जिस स्ट्रेटेजी से हम लगे हुए हैं शिफ्ट वाइज, एक एक क्वेश्चन को विद डिटेल और कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं इनको बहुत डिटेल में देख रहे हैं, यहीं से आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। अगला क्वेश्चन था, यहाँ पे समझना, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। बाइबल, दूसरा है बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के दिन के वह फिर से जीवित हो गए थे। बिल्कुल ठीक है, बाइबल में बताया गया है कि 3 दिन बाद वो फिर से जीवित हो गए थे। और गुड फ्राइडे ईसा मसीह आके सूली पर चढ़ने के दिन को मनाया जाता है। प्यारे साथियों बिल्कुल तीनों कथन बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कंप्लीट। यहाँ पे समझना, ईसाई धर्म में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। पहला तो एक तो क्रिसमस है, ये यीशु मसीह के जन्म की स्मृति में जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ईसा मसीह का जन्म बताया जाता है प्यारे साथियों की पहली सदी में, पहली ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनके जन्म से ही पूरा कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर सुचारू रूप से चालू है। गुड फ्राइडे जो है, जिस दिन यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन मनाया जाता है। और जो ईस्टर है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान यानी कि तीसरे दिन जीवित होने की याद में मनाया जाता है, उस त्योहार को हम ईस्टर कहते हैं। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है, जिस दिन ये जीवित हुए थे, 3 दिन सॉरी जिस दिन ये सूली पर चढ़ाए गए थे, जब इनको सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन गुड फ्राइडे, जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन क्रिसमस, और जब ये 3 दिन बाद जीवित हुए थे तो उस दिन को ईस्टर त्योहार के रूप में मनाते हैं। ईस्टर से पहले 40 दिनों का उपवास काल होता है जिसे लेंट कहा जाता है। ईस्टर त्योहार से पहले 40 दिन का उपवास होता है जिसे लेंट कहा जाता है। यहाँ पे ये गलत दे रखा है प्यारे साथियों, यहाँ पे इसके बारे में मत सोचना, गलत टाइप हो गई है यहाँ पे। अच्छा, संभावित प्रश्न भी है कुछ। ईस्टर किस दिन मनाया जाता है, तो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। यहाँ पे गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है, तो ईसाई धर्म में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे किस धर्म का, तो ईसाई का। अच्छा, क्रिसमस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो यीशु मसीह थे भाई, यीशु मसीह। क्लियर है प्यारे साथियों। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर वो त्योहारों से ही पूछता है, तो कंप्लीट जो भी ईसाई धर्म में त्योहार है वो सारे के सारे त्योहार मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना है। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना है, ओजोन। यहाँ पे समझना प्यारे साथियों, ओजोन का जो आणविक द्रव्यमान है वो 48 है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान, ओजोन को हम O3 से लिखते हैं। यहाँ पे जो O का मतलब जो ऑक्साइड है, इसमें 16, इसका द्रव्यमान जो वो 16 है। इसके पार्ट मतलब 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो लगभग 48, इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो 48 है। प्यारे साथियों, ओजोन का जो सिंबल है वो O3 है। ओजोन को हम डोप्सन में मापते हैं। ओजोन को हम किस में मापते हैं, तो ओजोन को हम डोप्सन में मापते हैं। ओजोन का मापा जाता है डोप्सन में। प्यारे साथियों, जो ओजोन परत है, ओजोन परत यह समताप मंडल में पाई जाती है। समताप
मंडल में पाई जाती है। इसकी जो मोटाई है ओजोन परत की वो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसकी मोटाई जो है 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसकी मोटाई 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच समताप मंडल के अंदर। और इसी इसी ओजोन परत के कारण इस मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन मंडल, इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ओजोन प्यारे साथियों हल्के नीले रंग की गैस है। हल्के नीले रंग की गैस है। हल्के नीले रंग की गैस है जिसे हम डॉप्सन में मापते हैं। जिसको हम किस में मापते हैं? डॉप्सन। आपको पता है प्यारे साथियों, मेरे हिसाब से तकरीबन को पता होगा, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है। पैरा बैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है। ओजोन को नुकसान पहुंचाती है हानिकारक किरणें जिन्हें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित था और अब तो बताया जाता है कि ओजोन छिद्र की बहुत सारी कवरिंग हो चुकी है, वो तकरीबन बंद हो चुका है। क्योंकि पिछले कुछ साल पहले हमारे यहाँ पर जब लॉकडाउन लगा था वर्ल्ड में, तकरीबन दुनिया ने हानिकारक मतलब जो वाहन वगैरह है, प्रदूषण वगैरह होता था, उस प्रदूषण को कम किया था, जिसके कारण जो ओजोन छिद्र था उसकी भरपाई होने में बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। कुछ जानकारियां और हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर हमको मिलती हैं तो। ओजोन को O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित है जो लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि इसकी मोटाई है। यह सूर्य की हानिकारक पैरामैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत में कमी को ओजोन छिद्र कहते हैं, कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कुछ क्वेश्चन भी है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया गया है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो O3। और ओजोन छिद्र की जो खोज की थी वो चार्ल्स फेबी और हेनरी बैसनाथ ने की थी। भाई चार्ल्स फेबी, आप ये याद रखना, चार्ल्स फेबी। मैं लिख देता हूं, चार्ल्स फेबी। चार्ल्स फेबी ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन छिद्र की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? ये योजना शुरू की गई थी प्यारे साथियों 2015 में। 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। आपने अगर पिछला पार्ट देखा है तो वहां पर मैंने बहुत सारी योजनाएं जो 2015 से लेकर 2014 से लेकर 2025 तक जो इंपॉर्टेंट योजनाएं जो कई बार एग्जाम में आई है उस पार्ट में मैंने करवा रखी है। आप एक बार वो भी देखना। मैं इस योजना से संबंधित कुछ बातें आपको बता देता हूँ। ये योजना जो 2015 में आई थी, 2015 में ये योजना आई थी 2015 में। 2015 में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का जो लक्ष्य है वो गरीबों के लिए किफायती और सुरक्षित आवास प्रदान करना है। इसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है हर घर के लिए घर। इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो है हर घर के लिए घर को 2022 तक सुनिश्चित करना था। इसमें कुछ घटक शामिल किए गए थे। घर का निर्माण और सुधार करना, ब्याज सब्सिडी योजनाएं देना और स्लम पुनर्विकास करना और सार्वजनिक निजी भागीदारी करना। तो ये योजना थी प्यारे साथियों 2015 में आई थी। आप एक बार पिछला पार्ट देखो तो उसको एक दो बार रिवाइज कर लेना। योजनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। योजनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन हमारा झिल्ली, प्रोटीन और लिपिड्स एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलस के तरल मोजेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? पहले तो मैं आपको ये बता दूं प्यारे साथियों, जो हमारी झिल्ली होती है वो बनी किसकी होती है? तो लिपिड्स की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है झिल्ली। जो कोशिका के बाहर एक आवरण होता है उसको झिल्ली बोलते हैं। और झिल्ली वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। 1972 में जो सिंगर और निकोलसन है, इन्होंने एक मॉडल तैयार किया था कोशिका की झिल्ली को लेकर।
उस मॉडल की स्वीकृति हुई थी 1972 में। मैं बताता हूं प्यारे साथियों कुछ और भी डिटेल इसके बारे में। यहाँ पे आप समझना कि ये 1919 ये ब्रिटिश सरकार के बिन ट्रायल के किसी को हिरासत में, ये तो स्लाइड दूसरा आ गया, उसके बारे में शायद कोई भी ये पीपीटी बन नहीं पाई होगी। चलो कोई नहीं, आप समझ गए होगे ना वहां पे। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 1972 में जो मॉडल इन्होंने तैयार किया था ना, उसी मॉडल को 1972 में इस मॉडल की स्वीकृति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की है और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी है? प्यारे साथियों, ये रोलेट एक्ट है जो 1919 में आया था, 1919 में, जिसके विरोध प्रदर्शन में जलियांवाला बाग के अंदर हमारे भारतीय इकट्ठा हुए थे, जहां पर जनरल डायर ने गोलीबारी का आदेश देकर हजारों लोगों की हत्या कर दी थी। अच्छा, जलियांवाला बाग के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी उपाधि त्याग दी थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी उपाधि त्याग दी थी। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में देखे हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो रोलेट एक्ट का है। रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट आया था 1919 में। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। रोलेट एक्ट आया था 1919 में। उस वहां पर ना इसी के बारे में जानकारी दी हुई थी। देखो यहाँ पे लिख रखा है, रोलेट एक्ट के बारे में ही लिख रखा था ये। रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना ट्रायल के किसी को हिरासत में लेने की शक्ति दी थी। ब्रिटिश सरकार ने, इसका उद्देश्य था देश में बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलनों को दबाना। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और हड़तालें की थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था इसके विरोध में। मैं किसी और क्वेश्चन के माध्यम से इनको कंप्लीट बताऊंगा आपको, यहाँ पे भी ज्यादा हो जाती है डिटेल। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका नारा याद रखना प्यारे साथियों, मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। यहाँ पे समझना, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य हर नागरिक को बैंक खाता, बीमा, पेंशन सुविधाएं उपलब्ध कराना था। योजना का नारा था मेरा पैसा मेरा बैंक, मेरा पैसा मेरा बैंक, मेरा पैसा मेरा बैंक। और यहाँ पर जब पूछा गया है, वो पूछा गया था कि इसका योजना का नारा क्या था, इसमें मेरा पैसा मेरा बैंक, वहां पे गलत लिखा गया है। इसका राइट आंसर तो मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता यही माना गया। तो इसका राइट आंसर वही है साथियों। पीपीटी में मत जाना, उसको यहाँ पे कट कर देता हूं मैं। मेरा पैसा मेरा बैंक ये नहीं, इसका मेरा खाता भाग्य विधाता ये है। इसका नारा आप याद रखना, एक दो टाइप गलती से टाइप हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? रबी से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर प्यारे साथियों चना है। चना उगाई जाने वाली, उत्तर भारत में रबी में उगाई जाने वाली रबी फसल की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे चना रबी फसल है। कुछ फसलें मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे प्यारे साथियों। देखना, रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं और बसंत में काटी जाती हैं। उत्तर भारत में प्रमुख रबी फसलें गेहूं, जौ, सरसों। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल है। ये सूरजमुखी की है, ये चने की है, ये जौ की फसल है, ये मटर की फसल है, ये मसूर की है, ये सरसों की है। मेरे साथियों ये सारी की सारी, ये गेहूं, कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक, ये गेहूं, ये सूरजमुखी और ये चना, ये जौ, ये मटर, ये मसूर और ये सरसों, ये सारी की सारी प्यारे साथियों ये रब्बी की फसल है। रब्बी की फसल है सारी की सारी। यहाँ पे बाजरा, कपास और मुख्य ये सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं। बाजरा, कपास, खरीफ की फसलें हैं। रब्बी की फसलों से और खरीफ की फसलों से, जायद की फसलों से एक क्वेश्चन जरूर आता है। प्यारे साथियों ये छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, ये भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पे सारी बातें करना पॉसिबल नहीं हो पाता आपके लिए ना, कंप्लीट
कंप्लीट मैं अलग अलग टॉपिक भी कराऊंगा। क्वेश्चन है हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो इसके उपन्यास है जयशंकर प्रसाद। हिंदी उपन्यास जो है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, इंद्रजाल। अगला क्वेश्चन है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो महासचिव होता है। प्रत्येक सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है, महासचिव। महासचिव के पद पर एक आईएएस अधिकारी को बैठाया जाता है। संसद प्यारे साथियों अनुच्छेद 79 में है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। तो इसके बारे में जो संसद है, संसद अनुच्छेद 79 में, और इसके दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 180 में है, अनुच्छेद 180 में, और लोकसभा अनुच्छेद 181 में है। तो यहाँ पर महासचिव का राइट आंसर है। इसके बारे में देख लेते हैं कोई जानकारी लगाई गई है या नहीं। चलो बैक होगा, इसके छोटा टाइम वेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों को प्रधानाचार्य के लिए निष्ठा अक्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एक संयुक्त मिशन एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है? तो जनजाति और कार्य मंत्रालय ने, जनजाति और कार्य मंत्रालय, जनजाति और कार्य मंत्रालय ने। इसका राइट आंसर है जनजाति और कार्य मंत्रालय। ये करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया मेरे साथियों। एक क्वेश्चन है एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर थे? तो एलोरा गुफाओं में 34 मंदिर थे। एलोरा गुफा में जो 34 मंदिर थे प्यारे साथियों, 12 मंदिर बौद्ध मंदिर थे, 17 मंदिर हिंदू मंदिर थे, और 5 मंदिर जैन मंदिर थे। इनको भी प्यारे साथियों ध्यान में रखना। 12 बौद्ध मंदिर, 17 हिंदू मंदिर और 5 जैन मंदिर थे एलोरा में भी। एलोरा में टोटल मंदिरों की संख्या थी 34। इसको ध्यान रखना प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 15 तक ही रखते हैं, उसके बाद 15 क्वेश्चनों की एक अलग से वीडियो, और उसके बाद बाकी 20 क्वेश्चनों की एक साथ वीडियो हम लेके आएंगे। प्यारे साथियों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छी लगती हो, तो आप जरूर लाइक करें। आपको जरूरत लगे वीडियो की तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कंप्लीट दिल्ली प्लस का कंप्लीट सिलेबस क्वेश्चनों के माध्यम से भी, और वैसे भी जो स्टैटिक के पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन जो आप कहीं पे भी किसी भी सिलेबस में नहीं पढ़ पाते, वो इन क्वेश्चनों से सिलेक्ट करके कंप्लीट आपको मैं पढ़ाने का काम करूंगा, आपको कंटेंट उपलब्ध कराने का काम करूंगा। प्यारे साथियों, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद।